हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो स्टार्ट करते हैं बोर्स मॉडल ऑफ एटम को, समझते हैं इसको क्या है एग्जैक्टली। जैसे कि आप लोगों ने पिछले वाले लेक्चर में पढ़ा था कि किस तरीके से रदरफोर्ड हैं और रदरफोर्ड ने अपना जो है एटम के उन्होंने अपने मॉडल जो है आपको बताया कि देखो भाई ऐसा ऐसा है। तो उनमें कुछ कमियां आई, मोस्टली बहुत सारी कमियां नहीं, हम ये कह रहे हैं कि कुछ कमियां आई और उन डिफेक्ट्स को दूर करने के लिए जो है बोर्स आए। तो लगभग 1913 के आसपास, जैसा कि आपको पता है कि इस समय जो आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो भी प्रिपेयर्ड हो गया था और उसको प्रिपेयर करने में बोर का बहुत ज़्यादा जो है रोल था, है ना। क्या बात है, बोर और रोल, ओके। तो 1913 में बोर्स आए और इनका जो पूरा नाम था वो था प्रोफेसर नील्स बोर। नील्स बोर आप कह सकते हो, NEIL, नील, है ना, नील्स बोर। इन्होंने लगभग 1913 में इन्होंने एक कुछ बेसिकली कुछ उन्होंने पॉस्टुलेट दिए। पॉस्टुलेट मतलब समझ रहे हो, ये जो पॉस्टुलेट थे उन्होंने पॉस्टुलेट जो ये जो पॉस्टुलेट उन्होंने दिया ये बेस्ड था आपके मॉडल ऑफ एटम पर। और देखो, कह सकते हो कि यानी कि ये जो उनका जो जो थ्री पॉस्टुलेट था ये बेसिकली जो रदरफोर्ड की जो कुछ डिफिकल्टीज थी ना, ये उन डिफिकल्टीज को दूर करता था। बेसिकली ये पॉस्टुलेट्स किसके बारे में था? रदरफोर्ड की जो भी डिफिकल्टीज थी उन डिफिकल्टीज को दूर करता था। तो प्रोफेसर नील्स बोर्स ने क्या किया? रिमूव किया। आप ये कह सकते हो कि रिमूव द डिफिकल्टीज ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो जो भी रदरफोर्ड की एटॉमिक मॉडल की जो भी कमियां थी उन कमियों को इन्होंने क्या किया? दूर किया, है ना। और किसका हेल्प लिया? विद द हेल्प ऑफ प्लैंक कांस्टेंट। ठीक है, तो कह सकते हैं कि आप क्या प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी नाम था प्लैंक्स का, समझ रहे हो। साइंटिस्ट जब इनका नाम सुनते थे ना खड़े हो जाते थे इनको रिस्पेक्ट देने के लिए, क्वांटम थ्योरी। तो आप लोगों को भी खड़े ही हो जाना है, नहीं बैठे रहो चुपचाप, ठीक है। ओके, तो इन्होंने जो है कुछ बेसिकली, देखो हम ध्यान समझना, हम यहाँ पे सारी चीज़ें लिखने नहीं वाले हैं, ओके। तो इन्होंने बेसिकली 3 पॉस्टुलेट दिए हैं। क्लियर है? कितने पॉस्टुलेट दिए सर? 3 पॉस्टुलेट दिए, है ना। इन्होंने जो है 3 पॉस्टुलेट बनाए। देखो ध्यान समझना, हम ये पूरी पूरी चीज़ लिखेंगे नहीं, आपको ये सारी की सारी चीज़ें नोट्स में अवेलेबल हो जाएंगी, ओके। तो ध्यान से सुनो। फर्स्ट पॉस्टुलेट में उन्होंने कहा कि देखो भाई, देखो रदरफोर्ड ने क्या था, वहाँ पे हमें भी थोड़ा सा समझना पड़ेगा, एक कंपैरिजन लेकर के चलोगे तब ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। फर्स्ट पॉस्टुलेट मतलब रदरफोर्ड ने क्या कहा था अपने मॉडल में? उन्होंने कहा था कि देखो सर, इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन जो है कंटिन्यूसली मूव करता रह रहा है और ये जो है कंटिन्यूसली मूव करते करते अपने ऑर्बिटल्स को लूज करता जा रहा है और वो फाइनली क्या हो रहा है, अपने न्यूक्लियस में फॉल हो जा रहा है। तो जो बोर्स थे उन्होंने कहा कि नहीं देखो, ऐसा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। उन्होंने कहा कि देखो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रही है, ये बात सही है, ठीक है। ध्यान समझ लो, इलेक्ट्रॉन क्या कर रही है? रिवॉल्व कर रही है, ये बात तो सही है। लेकिन अब जो ये जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रही ना, ऐसा नहीं है कि ये हर एक अब देखो उन्होंने ये कहा कि जिस ऑर्बिटल में रिवॉल्व कर रही है, मतलब एक उन्होंने कहा कि एक फिक्स्ड ऑर्बिटल में क्या कर रही है, ये रिवॉल्व कर रही है, रिवॉल्व इन फिक्स्ड ऑर्बिटल। उन्होंने ये कहा, बोर्स ने ये कहा कि एक फिक्स्ड ऑर्बिटल में रिवॉल्व करी। बट बोर्स ने उन्होंने रदरफोर्ड ने क्या कहा था कि नहीं, फिक्स्ड ऑर्बिटल नहीं है, वो कंटिन्यूसली अपने ऑर्बिटल्स को लूज करता जा रहा है, लूज करता जा रहा है, लूज करता जा रहा है। बट बोर्ड ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये एक फिक्स्ड ऑर्बिटल में रिवॉल्व कर रही है और जिस फिक्स्ड ऑर्बिटल में ये रिवॉल्व कर रही है उसकी एंगुलर जो मोमेंटम होगी, एंगुलर मोमेंटम देखो कितनी होगी, वो h/2 के मल्टीपल में होगा। जिस भी ऑर्बिटल्स में ये रिवॉल्व कर रहा है उसकी एंगुलर मोमेंटम h/2 के मल्टीपल में होगा। ये बात ध्यान से वर्ड्स पर ध्यान दो इस चीज़ को। और आपको h यहाँ पर पता है क्या है और आपको इसकी वैल्यू भी पता है, आई होप पता होगी ना, आपने न्यूमेरिकल्स भी लगाए हैं। तो उन्होंने अपने फर्स्ट पॉस्टुलेट में ये कहा कि देखो जो इलेक्ट्रॉन है वो कुछ फिक्स्ड ऑर्बिटल में रिवॉल्व कर रही है और जिस फिक्स्ड ऑर्बिटल में रिवॉल्व कर रही है, ठीक है, तो वो बेसिकली उसकी जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या है, वो h/2 के मतलब मल्टीपल के मतलब इस फॉर्म में क्या कर रही है, वो रिवॉल्व कर रही है।
वेयर एच आपका क्या है, एक प्लैंक कांस्टेंट है ना, मतलब प्लैंक कांस्टेंट थ्योरम का उन्होंने यूज किया था। तो इस बेसिस पर उन्होंने कहा कि देखो अगर ऐसा है तो उन्होंने कहा कि जो यानी कि जो इलेक्ट्रॉन का जो मोमेंटम होगा, है ना, उन्होंने देखो ऐसे कहा कि अगर मान लो कोई अगर इलेक्ट्रॉन है, उसकी मास अगर m है और v वेलोसिटी से वो क्या कर रही है, किसी भी ऑर्बिट्स में अगर वो रिवॉल्व कर रही है, और उस ऑर्बिट की रेडियस, ध्यान समझना, उस ऑर्बिट की रेडियस, अब बहुत सारे ऑर्बिट्स होंगे, समझ रहे हो ना, ये मान लो न्यूक्लियस है आपका, मान लो ये पहला ऑर्बिट, ये दूसरा ऑर्बिट, समझ जाए। तो अगर r उस ऑर्बिट का, पर्टिकुलर जिस ऑर्बिट में अगर ये मूव कर रही है उस ऑर्बिट का अगर ये रेडियस होता है, तो उन्होंने कहा कि mvr इज इक्वल टू nh/2 ध्यान से देखना, ये n है, ये h है, उन्होंने ये कहा। अब n का मतलब क्या है, n का मतलब आपको पता है 1 2 3 4 5, दैट मीन्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको आप लोग जो है शेल बोलते हो। तो ऐसा नहीं है कि मतलब जो है हाफ ऑर्बिट में, ढाई ऑर्बिट में, 3.5 ऑर्बिट में ऐसे चक्कर लगाएगी, नहीं, एक कंप्लीट ऑर्बिट होना चाहिए। उन्होंने कहा कि नहीं कंटिन्यूसली और अपने ऑर्बिट को लूज करती जाएगी। तो किस बेसिस पर लूज करेगी उन्होंने नहीं बताया था, ठीक है, वो भी हम आगे देखेंगे। इलेक्ट्रॉन जो है हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आएंगे तो वो ऑर्बिट भी फिक्स्ड होगी, ऐसा नहीं कि अच्छा 2.5 में चला गया, 3 3.5 में चला गया, नहीं, एक कंप्लीट जो है एक फिक्स्ड ऑर्बिट होगी, उसी में ये क्या करेगी, मूव करेगी। क्लियर है। और इस इक्वेशन को हम लोग कहते हैं बोर क्वांटाइजेशन इक्वेशन या कंडीशन कह सकते हो, बोर क्वांटाइजेशन कंडीशन। ध्यान रखना इन ये जो पोस्टुलेट हम लोग पढ़ रहे हैं ना, इन पोस्टुलेट का हम लोग अभी यूज करेंगे, बहुत बड़ा है ना, अभी ये पूरा का पूरा एक जो है प्रूविंग आने वाला है, बहुत सारी चीजें आने वाली हैं। तो अभी तो ये केवल अभी थ्योरी पोर्शन हमारा चल रहा है, ध्यान से भी समझो, ये केवल थ्योरी पोर्शन। तो पहला पोस्टुलेट समझ में आया, आप अगर पढ़ रहे हो तो नोट से भी देख लोगे तो आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा, अगर आपने यहाँ से देखा है तो। अब बात करते हैं दूसरे पोस्टुलेट की। दूसरे पोस्टुलेट में बोर्स ने कहा कि देखो, सर ने क्या बताया था, मतलब रदरफोर्ड सर ने क्या बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करेंगे और वो रिवॉल्व करते करते कंटिन्यूसली अपनी एनर्जी को लूज करते रहते हैं। बट बोर्स ने कहा कि नहीं सर, ऐसी बात नहीं है ना। इन्होंने अपना सेकेंड पोस्टुलेट दिया, इन्होंने कहा कि भाई देखो, अगर इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कर रहा है पर्टिकुलर, अगर एक फिक्स्ड ऑर्बिटल में, जिसको हम कह रहे हैं कि अगर स्टेबल ऑर्बिटल में, ध्यान से बात को सुन लो, स्टेबल ऑर्बिटल में अगर हमारा इलेक्ट्रॉन या आपका इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कर रहा है ना, कैसा ऑर्बिटल, स्टेबल ऑर्बिटल, पहली चीज तो इलेक्ट्रॉन जो है कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं करता है। ठीक, क्या बताया उन्होंने कि अगर स्टेबल ऑर्बिटल में अगर वो रिवॉल्व कर रहा है, मतलब फिक्स है, हमेशा ऐसे फिक्स है, अगर वो स्टेबल ऑर्बिटल में अगर वो रिवॉल्व कर रहा है तो नो लॉस ऑफ एनर्जी, नो लॉस ऑफ एनर्जी, कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है। और अगर एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है तो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि वो जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस में जाकर के गिरेगा नहीं, और जब गिरेगा नहीं तो हमारा जो कह सकते हैं कि हमारा ये जो एटम है ना, वो हमारा एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, मतलब कि एटम जो हमारा वो क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा। कह सकते हैं कि इसके बेसिस पर हमारा जो एटम्स है, एटम्स जो हमारा होगा वो क्या होगा सर, स्टेबल होगा। एटम्स क्या होगा, स्टेबल होगा। ये तो बातें आपको पहले समझ में आई, क्लियर है। नाउ थर्ड अपने पोस्टुलेट की बात करें। थर्ड पोस्टुलेट सबका फेवरेट, आपका भी फेवरेट, मेरा भी फेवरेट। देखो थर्ड पोस्टुलेट में उन्होंने कहा वही चीज, वही 10⁻⁻8 सेकेंड वाला याद आया, हाँ सर याद आ गया। देखो थर्ड पोस्टुलेट में उन्होंने कहा कि देखो, अगर ऐसा है, उन्होंने कहा था कि भाई एनर्जी लूज तो कर रहा है, लेकिन कब लूज करेगा, उन्होंने एग्जैक्ट रीजन बताया और विद उसको प्रूविंग के साथ भी बताया। इन्होंने कहा कि जैसे ही आप जो है किसी एटम को आप एनर्जी देते हो, है ना, तो उसके जो आउटर शेल में, मतलब हमारे जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमारे जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑर्बिट में, वो क्या करते हैं, वो अपने उस ऑर्बिटल को छोड़ करके दूसरे ऑर्बिटल में चले जाते हैं। ठीक है, हायर ऑर्बिटल कह सकते हो कि जैसे ही हमने क्या किया, हमने एटम्स में हमने क्या करी, एनर्जी दी। ध्यान समझो, हमने एटम्स में क्या करी, एनर्जी दी। तो अब हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करेगा, अपने ऑर्बिट को छोड़ करके कहाँ चला जाएगा, हायर ऑर्बिट में चला जाएगा। हायर ऑर्बिट मतलब समझ रहे हो ना, जैसे इसको हम कहते हैं लोअर ऑर्बिट, ये हमारी उससे हायर है, ये हमारी और हायर है, ये हमारी और हायर है, तो इस तरीके से हायर ऑर्बिट में चला जाएगा। अब हायर ऑर्बिट में चला गया तो ये जो हायर ऑर्बिट में क्या, ये जो चला गया, इसको हम लोग कहते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड स्टेट में चला गया। कहाँ चला गया सर, एक्साइटेड स्टेट में चला गया। ठीक,
अब इस एक्साइटेड स्टेट में ये जो है ना 10⁻⁻8 सेकेंड के लिए क्या करेगा, स्टे करेगा। 10⁻⁻8 सेकेंड के लिए स्टे करेगा और उसके बाद वहां से वापस वो फिर क्या होगा, रिटर्न होगा। अब जब रिटर्न होगा, बात समझ रहे हैं, यहीं पर जो है रदरफोर्ड थोड़ा सा जो है मतलब एक्सप्लेन इसको नहीं कर पाते। तो जब ये रिटर्न होगा वापस अपने जिस ऑर्बिट से ये गया था, वापस जब अपने उस ऑर्बिट में जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है ये ऑर्बिट हाई एनर्जी कंटेन करता है, ये वाली मान लो जो है लोअर एनर्जी ऑर्बिट है। तो अब जब वापस आ रहा होगा तो अब ऐसा नहीं है कि भाई अपने पूरी की पूरी एनर्जी से वापस आएगा। ये देखो, अगर जैसे मान लो एक बहुत ही बड़ा, आप जैसे मान लो एक लंबा सा घर है, बड़ा नहीं कह सकते, एक लंबा मान लो घर है और एक छोटा सा मान लो दरवाजा है। अब ऐसी बात है, आप ऐसे अगर जो है तन के चलोगे हैं, मान लो छोटे से घर से निकल के मतलब मतलब वो शॉर्ट घर से निकल के मान लो मतलब एक ऐसा डोर है, समझ रहे हो ना, इमेजिन कर पा रहे हो ना, किसी की डोर छोटी है और मान लो डोर बहुत बड़ा है ना। तो आप बड़े वाले डोर में तो एंटर कर गए, है ना। जब मान लो जब छोटे वाले डोर में जब आ रहे हो तो ऐसा तो नहीं है कि जो आप ऐसा तन करके आओगे लग जाएगा चोट वगैरह, तो आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा झुकना पड़ेगा। तो झुकने का मतलब ये वही है कि उसको अपनी जो एनर्जी है वो रिलीज करनी पड़ रही है। तो जैसे ही ये हायर ऑर्बिट से जब ये लोअर ऑर्बिट में आ रहा है 10⁻⁻8 सेकेंड के बाद, तो ये क्या कर रहा है ना, ये अपनी कंटिन्यूसली एनर्जी को रिलीज कर रहा है, ठीक है। और किसके फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में, ईएम वेव के फॉर्म में। बस यही चीज जो है थोड़ी सी रदरफोर्ड जो है मात खा गए थे। तो ये बात समझ में आई। तो जब ये यहाँ पर जाएगा, वापस जब आएगा तो ये क्या करेगा, अपनी कंटिन्यूअस एनर्जी को क्या कर रहा होगा, रिलीज कर रहा होगा। कौन सी एनर्जी, जिसको हम कह रहे हैं वो हमारी जो एनर्जी होगी, है ना, वो कौन से फॉर्म में होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में होगी। ये बात आपको क्लियर हुई, ठीक है। तो स्टे किया, स्टे होने के बाद जो है वापस आएगा, क्योंकि भाई इसको अपने वापस घर पे आना है, तो क्या होना पड़ेगा, इसको अपनी सारी एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, रिलीज करनी पड़ेगी। देखो भाई, ज़्यादा एनर्जी है ना, वो रियल लाइफ में भी एग्जांपल है। अगर आपके पास ज़्यादा एनर्जी है, ठीक है, तो आप स्टेबल नहीं हो। अगर आपको स्टेबल होना है ना, तो आपको अपनी एनर्जी थोड़ी सी जो है मतलब डिस्ट्रीब्यूट, क्या कह सकते हो कि मन चंगा है ना, तो मन चंगा है, ज़्यादा एनर्जी का मतलब मन चंगा, मन जो है इधर उधर भटकता रहेगा। तो मन को कंसंट्रेट करने के लिए आपको अपनी एनर्जी को लॉस करना पड़ेगा, ठीक। हाँ, वो वाली एनर्जी नहीं, मतलब लॉस करना पड़ेगा। आप किस टाइप की एनर्जी समझ रहे हो, आप ये समझ पा रहे हो, मतलब चलो जाने दो, ठीक है, सब बात की बातें, आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखो फिलहाल तो हमने कहा सर ये क्या होगा, इस तरीके से आएगा। तो क्या होगा, कंटिन्यूसली एनर्जी को रेडिएट करेगा, इमिट्स करेगा, जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में अपनी एनर्जी को क्या करेगा, रेडिएट करेगा। ओके, जब ये लोअर ऑर्बिट में आ रहा होगा तब। अब उन्होंने इसका देखो जो है मैथमेटिकल जो है प्रूफ भी दिया, है ना। उन्होंने कहा कि मान लेते हैं कि E1 जो है वो हमारे लोअर ऑर्बिट की मान लो एनर्जी है। ऑब्वियसली बात है, ये लोअर ऑर्बिट में होगा तो इसकी कुछ एनर्जी होगी। और E2 जो है वो मान लेते हैं हमारे हायर ऑर्बिट की एनर्जी है। और न्यू जो है हमारे वो क्या है, फ्रीक्वेंसी है, एनर्जी को रेडिएट करने की फ्रीक्वेंसी है। बात समझ रहे हो, ये थोड़ा सा वर्ड्स पे ध्यान दो। हमने कहा सर न्यू हमारी क्या है, तो हम ये कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ, इस चीज को थोड़ा सा लिख लो, समझ लो, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएट वेव या एनर्जी कह लो, ठीक है। वेव को रेडिएट करने की जो, भाई वेव के फॉर्म में समझ रहे हो ना, तो वेव को रेडिएट करने की जो मतलब उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, न्यू है। तब इन्होंने कहा कि एच न्यू इज इक्वल टू E2 माइनस E1। एच न्यू मतलब समझ रहे हो ना, ठीक है भाई, प्लैंक रूल जो है ना। ओके, तो यहाँ से इन्होंने एच को, न्यू को यहीं पर छोड़ दिया। इन्होंने क्या बताया कि E2 माइनस E1 अपॉन एच, ठीक। तो क्या होगा, कंटिन्यूसली इस फ्रीक्वेंसी से ये क्या कर रही होगी, जो है अपने लोअर ऑर्बिट में आ रही होगी। E2 माइनस E1 समझ रहे हो ना, मतलब हायर एनर्जी और लोअर एनर्जी का क्या है, ये डिफरेंस है। तो एच न्यू इज इक्वल टू E2 माइनस E1, सो न्यू इज इक्वल टू E2 माइनस E1 अपॉन एच। और इसको हम लोग कहते हैं बोर फ्रीक्वेंसी कंडीशन, बोर फ्रीक्वेंसी कंडीशन। तो ये आपको 3 पोस्टुलेट समझ में आए। अब इन 3 पोस्टुलेट की बेसिस पर, हाँ, हम लोग यूज करेंगे, ध्यान से वर्ड्स को समझना, हम लोग इन 3 पोस्टुलेट का यूज करेंगे। और यूज करके जो है देखो उन्होंने जो है थ्योरी जो दिया ना, उन्होंने जो एटम का जो स्ट्रक्चर जो बनाया, जो एक्सप्लेन किया, ये जो एनर्जी क्यों रेडिएट हो रही है, तो बहुत ही जो है छोटे एटम्स को लेकर के बनाया। छोटे एटम्स कहने का मतलब कि हाइड्रोजन के एटम्स को लेकर के बनाया। और इसी वजह से कहीं ना कहीं जो बोर का जो मॉडल है वो फेल्ड भी हुआ, लेकिन उस वे में नहीं फेल्ड हुआ,
छोटे एटम के लिए तो पास हो गया, लेकिन बड़े एटम्स में थोड़ा सा ये गड़बड़ कर दिया, जो कॉम्प्लेक्स एटम्स हैं उनके लिए तो बोर का जो मॉडल ना वो थोड़ा सा काम नहीं कर पाया। तो ऐसा नहीं है कि नहीं ये फेल्ड है, ये हमको एकदम पढ़ना ही नहीं है, ऐसा नहीं है, एकदम 100% ये सही है। लेकिन किसके लिए, जैसे कि हाइड्रोजन एटम, जैसे हाइड्रोजन लाइक जो एटम होते हैं ना, जो छोटे एटम्स होते हैं, ये उनके लिए क्या है, एकदम बढ़िया सूटेबल है, परफेक्ट है। तो स्टार्ट करते हैं ना, हम लोग पढ़ते हैं बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम। ठीक है, हेडिंग लगा लो। अब हम लोग हाइड्रोजन लाइक एटम के बारे में फुल डिस्कशन करेंगे, फुल स्टडी करेंगे। बहुत सारे उसमें जो है न्यूमेरिकल्स डायरेक्टली जो है फॉर्मूले के बेसिस पे डायरेक्टली न्यूमेरिकल बोलते पूछता है, बात समझो, डायरेक्टली ही न्यूमेरिकल्स पूछता है। तो हम लोग उन सारी चीज़ों को देखने वाले, समझने वाले हैं। ओके, देखो समझते हैं सर, हम लोग बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम को समझते हैं। बहुत ईजी है, ध्यान समझना, बहुत ज़्यादा ये कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं है ना। स्टेप बाय स्टेप चलोगे, आपको हर एक चीज़ जो है बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। अगर अचानक से भाग जाओगे, देखो हम ये चीज़ इसलिए भी बता रहे हैं ना, क्योंकि जब हम लोग जब पढ़ेंगे जो हाइड्रोजन जब स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ेंगे, तो कुछ टर्म्स आएंगे, तो हम लोग उन टर्म्स का डायरेक्टली ही यूज़ करेंगे। कुछ है ना, कुछ फॉर्मूले के कुछ टर्म्स आएंगे, तो आप ये मत कहना कि सर ये कहाँ से आया, और ये इंपॉर्टेंट भी है, पूछता भी है। ठीक है, चलो, कि एनर्जी का जो लेवल है वो क्या होगा, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, सेकेंड ऑर्बिट के लिए, थर्ड, तो ये सब सारी चीज़ें पूछता भी है। ओके, जिस ऑर्बिट में हमारा इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा होगा उसकी एनर्जी क्या होगी, सारी चीज़ें तो समझते हैं। बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम, हमने आपको बताया कि जो बोर का मॉडल है, उन्होंने जो है बहुत ही छोटे एटम्स के लिए ही अप्लीकेबल था, जैसे हाइड्रोजन हो गया, है ना, इस तरीके की चीज़ों के लिए क्या था, अप्लीकेबल था। तो चलो अब हाइड्रोजन को ही लेकर के, स्पेशली उनका फोकस क्या था, हाइड्रोजन को ही उन्होंने लेकर के किया। जैसे मान लो हम हाइड्रोजन की अगर हम बात करें, तो हाइड्रोजन का हम जानते हैं क्या होता है, 1H1, दैट मीन्स इसके अंदर जो हमारे प्रोटॉन होते हैं वो कितने होते हैं, 1 होते हैं, और इसमें कोई भी हमारा न्यूट्रॉन नहीं होता, है ना। तो हम ये कह रहे हैं कि इसका हमारा जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है, 1 होता है, और जो एटॉमिक मास है वो भी कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, अगर हम 1H1 की बात कर रहे हैं, तब मान लिया जाए कि m जो है हमारी वो इलेक्ट्रॉन की मास है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और v जो है वो आपकी वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन आपका मूव कर रहा है ना। मान लो अपने कहा सर ये इस ऑर्बिटल में मूव कर रहा है, और यहाँ पर मान लो पर्टिकुलर किसी टाइम पर हमारा यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, और हम कह देंगे कि हमारी इस वेलोसिटी से वो क्या कर रही होगी, मूव कर रही होगी। यहाँ पर आपके पास ये आपका न्यूक्लियस है ना, जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड है। और ई हमने कहा सर कि क्या है, ये आपको पता है क्या होती है, आपकी ये जो इलेक्ट्रॉन की चार्ज होती है ना, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है आप लोगों को पता है। और जेड ई, देखो जेड ई हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज ऑफ न्यूक्लियस की पॉजिटिव चार्ज क्या होती है, जेड ही तो होती है, ये बात क्लियर है, पॉजिटिव चार्ज ऑफ न्यूक्लियस। ठीक, तो अब क्या हो रहा होगा कि उस इलेक्ट्रॉन पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट हो रहा होगा, है ना, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स किसके थ्रू हो रहा होगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के थ्रू। तो इस चीज़ को हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखो हमने कहा सर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के थ्रू क्या हो रहा होगा, उस इलेक्ट्रॉन पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट हो रहा होगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट होने का मतलब है mv² इज इक्वल टू, अब ये जो फोर्स होगा वो देखो किसके इक्वल होगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के, दैट मीन्स 1/4πε0। और हम देखो क्या करते थे, Q1 Q2/r² करते थे। तो Q1 यहाँ पर आपके पास कितना है, ये आपका न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस का चार्ज देखो कितना है, Ze। ये कहते थे, मान लो कि अगर न्यूक्लियस का चार्ज अगर Q1 है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज अगर Q2 है, तो कहते थे ना Q1 इंटू Q2, बट न्यूक्लियस का चार्ज कितना है, Z इंटू ई की हेल्प से हम निकालते हैं, इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, E अपॉन r²। आर क्या है आपको समझ में आ रही है, ये आपकी ऑर्बिटल की रेडियस है, जिस ऑर्बिटल में ये मूव कर रहा है, इस टेबल ऑर्बिटल में ये मूव कर रहा है, ये उसकी रेडियस है। ये बात क्लियर हुई है ना, यहाँ से यहाँ तक इसकी ये रेडियस है। अच्छा, यहाँ से देखो क्या कर लो, ध्यान से देखते चलना, ठीक है। यहाँ से हमने फाइनली ये कर दिया mv² इज इक्वल टू 1/4πε0, और इंटू ये आपके पास हो जाएगा Ze²/r। बोलो ये बात समझ आई, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन बना। ध्यान से देखो ये आपका क्या बना, हम इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम जो है यहाँ पर यूज करने वाले हैं बोर्स का फर्स्ट पोस्टुलेट, है ना। तो फ्रॉम फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ बोर्स, ठीक है,
क्या बताया था उन्होंने, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच, ध्यान रखना ये एन है और ये एच है, कंफ्यूज नहीं हो जाए ना, सर का एन और सर का एच जो है एक जैसा लगता है। एन एच अपॉन हम कहते थे क्या 2 पाई, ये बोले थे ना एन एच अपॉन 2 पाई, जहाँ पर एन आपको क्या है, एन आपकी जो है 1 2 3 4 इस तरीके से आप जो कोई भी वैल्यू रख सकते हो, मतलब ये आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी कि शेल को ये क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखो ये मान लो आपका है इक्वेशन नंबर सेकेंड। हम क्या करने वाले हैं, हम इस इक्वेशन सेकेंड का स्क्वायर, ध्यान से सुनो, हम इस सेकेंड इक्वेशन का स्क्वायर करने वाले हैं और इस सेकेंड इक्वेशन के स्क्वायर को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड करने वाले हैं। अब इससे हमें मिलेगा क्या, देखो अगर हम ऐसे अगर आर निकालना है ना, तो यहाँ से हमें जो है आर की वैल्यू जो है वो नहीं मिलेगी, ठीक है, आर स्क्वायर है। देखो तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे जो है सेकेंड इक्वेशन का स्क्वायर करने वाले हैं और स्क्वायर करके हम इसको फर्स्ट से डिवाइड करने वाले हैं। क्लियर है, कर दे रहे हैं, तो देखो डायरेक्टली कर रहे हैं। तो हमने कहा कि बाई स्क्वायरिंग इक्वेशन सेकेंड एंड डिवाइडेड बाई इक्वेशन फर्स्ट। तो देखो क्या मिलेगा सर, हमें इक्वेशन सेकेंड का हम स्क्वायर कर देते हैं, दैट मीन्स एम स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर, और इसको हम इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड कर देते हैं, दैट मीन्स एम वी स्क्वायर, बोलो इज इक्वल टू, तो ये लिख लेते हैं एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, बोलो ये स्क्वायर करेंगे तो ये तो होगा, और इक्वेशन फर्स्ट से हम इसको क्या करें, डिवाइड करें, दैट मीन्स अपॉन में ध्यान समझना जेड ई स्क्वायर, देखो ऐसे इसको कर सकते हैं क्या, जेड ई स्क्वायर अपॉन साथ में लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर, ठीक है, ये चला जाएगा सबसे टॉप पर, मतलब ये देखो कुछ ऐसे हो जाएगा, ध्यान से देखो ये एम वी स्क्वायर, ये वी स्क्वायर से ये पूरा वी स्क्वायर कट गया, ये एक बार एम से ये एक बार एम कट गया। सो फाइनली देखो आपके पास बचा क्या, आपके पास बचा, देखो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं एम और आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ऐसा करते हैं कि इस पूरे को हम ऊपर और इसको इधर ले जाते हैं, तब शायद कुछ चीज़ें हमारी जो है कट जाएंगी। देखो एक बार 4 पाई से ये आपका 4 पाई ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये चला जाएगा सबसे टॉप पर, तो देखो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन, देखो पाई बचेगा क्योंकि एक बार पाई कटा है ना, इनटू ये एप्सिलॉन 0 आर चला जाएगा सबसे टॉप पर, एप्सिलॉन 0 इंटू आर, और ये जेड ई स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। सो फाइनली आप अगर यहाँ से अगर आप एम की अगर आप वैल्यू निकालो, या फिर सॉरी आर की, एक मिनट, आर ठीक है, ये देखो ये आर से ये आर भी क्या हो जा रहा है, कैंसिल आउट हो जा रहा है, यहाँ से अगर आप आर की वैल्यू अगर निकालोगे तो देखो आपको क्या मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा एन स्क्वायर को ऐसे बाहर छोड़ दो इंटू एच स्क्वायर और एप्सिलॉन 0 अपॉन, ये देखो आपके पास कितना हो जाएगा, ये एम आप इधर ट्रांसफर कर दोगे तो ये आपके पास हो जाएगा पाई एम जेड ई स्क्वायर। ये क्या निकल गई सर, देखो ये हमारी जो है ना पर्टिकुलर किस ऑर्बिट में ये हमारा इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा, बात समझो, ध्यान से वर्ड्स को सुनो, जिस ऑर्बिट में हमारा इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा, ये उस ऑर्बिट की हम इस वाले के हेल्प से क्या कर सकते हैं, इस वाले फॉर्मूले की हेल्प से हम उस ऑर्बिट की रेडियाई निकाल सकते हैं। तो मान लो हमने कहा कि अगर हम हाइड्रोजन की बात अगर कर रहे हैं, देखो ध्यान दो, ये डायरेक्टली ही क्वेश्चन पूछता है। हमने कहा कि सर अगर हम जो है अगर हम मान लो, हमने कहा कि सर हम ये अगर बहुत ही स्मॉल एटम मतलब हाइड्रोजन लाइक एटम्स की अगर हम बात कर रहे हैं, तो हमने कहा सर इस केस में अब हमारे पास जो आप जेड समझ रहे हो ना, आपका जो एटॉमिक नंबर है, तो जेड जो हो जाएगा वो देखो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, समझ गए। हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो उस केस में यानी कि, और यहाँ पर जो आप एन है वो कितना रख सकते हो, 1 भी रख सकते हो, 2 भी रख सकते हो, 3 भी रख सकते हो, इस तरीके से आप बहुत सारी वैल्यू जो है एन की आप पुट कर सकते हो, है ना। तो यहाँ से आपको क्या निकलेगा कि पर्टिकुलर आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन से ऑर्बिट में मूव कर रहा है, जिस ऑर्बिट में भी मूव कर रहा होगा, है ना, पर्टिकुलर आप एन की वो वैल्यू रखोगे और वहाँ से आप उस ऑर्बिट की जो है रेडियस निकाल सकते हो। ये बात क्लियर होगी, ठीक है। तो देखो जो हम सारी की सारी वैल्यूज को देखो जो हम रखेंगे, क्योंकि हमें देखो हमें प्लैंक कांस्टेंट पता है, हमें एप्सिलॉन 0 की वैल्यू पता है, ये आपको रखना नहीं, याद रख लेना है। आपको पाई की वैल्यू पता है, एम इलेक्ट्रॉन का मास आपको पता है, जेड जो है वो आपको जेड इज इक्वल टू कितना लेना है, 1 लेना है, और ई स्क्वायर आपको पता है इलेक्ट्रॉन का मास है। तो जब आप इसे जब सॉल्व करोगे, है ना, तो देखो इसको हम लोग बोल देते हैं क्या, दैट इज बोर रेडियस,
हम ये बोर रेडियस निकालने वाले हैं, है ना, हाइड्रोजन के लिए। ओके, तो हम यहाँ पर कितना रखने वाले हैं, n इज इक्वल टू 1 रखने वाले हैं और z इज इक्वल टू 1 रखने वाले हैं। तो इसी को हम लोग कहते हैं बोर रेडियस, ठीक है। अब जब अगर आप रखोगे तो जो r है, या कह लो कि आप अगर फर्स्ट ऑर्बिट की अगर बात कर रहे हो तो r जो है वो आपका कितना निकलेगा 0.53 एंगस्ट्रॉम। मतलब देख लो कितना ही ज़्यादा छोटा है। इतने ज़्यादा छोटे आपके जो स्पेस में जो है वो जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहा है, इसके चारों तरफ, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट के चारों तरफ क्या कर रहा है, पर्टिकुलर इस रेडियस का जो भी हमारा ऑर्बिट होगा उसके चारों तरफ हमारा क्या कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्कर लगा रहा है। ठीक है, यहाँ से अगर आप एक इंटरेस्टिंग चीज़ अगर आप देखना चाहते हो तो आप ये देख सकते हो कि जो r है, देखो ये सारी की सारी वैल्यू फिक्स है ना, h की वैल्यू फिक्स है, सिग्मा नॉट की वैल्यू फिक्स है, पाई की वैल्यू फिक्स है, m की वैल्यू फिक्स है, z की वैल्यू फिक्स है, ई स्क्वायर की वैल्यू मतलब e की वैल्यू फिक्स है। तो बचा क्या सर, n बचा, है ना। अब ये n डिपेंड करता है कि आप इसको कौन से ऑर्बिट में जो है घुमा रहे हो और रिवॉल्व करा रहे हो, मतलब ये अपन नहीं, ये उस इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं क्या कि सर r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। अब इसी बात है ना, जितना ही ज़्यादा हमारा n होगा उतना ही बड़ा हमारा r होगा, जैसे उसका स्क्वायर होगा, समझ लो, जितना ही बड़ा हमारा n होगा जैसे उसका स्क्वायर आपका r होगा। तो ये इन्होंने एक रिलेशन इस्टेब्लिश किया, बोस ने, देख लो, मतलब मैथमेटिकली चीज़ों को उन्होंने बताया और एक्सपेरिमेंटली ये सब सारी चीज़ें सही भी हुई। अभी जब आप पढ़ोगे ना बामर, लाइमन, ये सब सारी चीज़ें, तो ये एक्सपेरिमेंटली ये जो है मतलब वैल्यू जो है ऑब्टेन किए गए हैं, तो उनको जो है चेक किया गया, तो ये सारी की सारी वैल्यू जो है छोटे एटम्स के लिए ये सही थी, लेकिन बड़े एटम्स के लिए गड़बड़ हो गई, काम नहीं बन पाया बड़े एटम्स का। ओके ठीक है, तो इतनी बातें आपको जो है समझ में आई। यहाँ से आपने जो है बोर रेडियस आपने निकाल लिया, ये रेडियस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में डायरेक्टली से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है कि बोर रेडियस इंपॉर्टेंस में यही है क्या कि आप इसको याद रख पा रहे हो नहीं रख पा रहे हो, है ना। तो आपको क्या करना है, आपको इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है और एक छोटा मोटा जो है पेज लेना है और पेज में उस चीज़ को लिख करके अपने वॉल पर पेस्ट कर लेना है कि हाँ इस चीज़ को हम थोड़ा सा रखें। देखो बहुत आसान है, थोड़ा सा समझ लोगे, है ना। प्रूविंग तो आ ही गया आपको समझ में, थोड़ा सा ये फॉर्मूला भी याद रख लो, क्योंकि जब मान लो आएगा एग्जाम में तो आप ऐसे प्रूविंग तो करोगे नहीं जल्दी से, आपको फॉर्मूला ही याद रखना पड़ेगा। तो आप अभी सब बच्चे हो ना, तो आपकी जो है ना माइंड वाली कैपेसिटी थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए और बनाओ, क्योंकि देखो अभी आपके पास जो भी प्रॉब्लम होगी ना उसको थोड़े समय के लिए भूल जाओ, जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक उन सारे प्रॉब्लम्स को भूल जाओ, है ना। अब जब एग्ज़ाम्स हो जाएंगे उसके बाद फिर जो भी आपको अगर प्रॉब्लम चीज़ें कर रही होंगी उसको फिर बाद में उसको निपटा लेना, सॉल्व कर लेना, ठीक है। फिलहाल अभी के लिए सब सारी चीज़ों को भूल करके पूरा का पूरा फोकस कहाँ करना है, पढ़ाई पर, स्टडी पर फोकस करना है, ठीक है। चलो तो ये समझ में आया ना। हम लोग बात करते हैं कि अब ये जो जिस रेडियस, मतलब कि हमने ऑर्बिट की हमने क्या कर लिया, हमने रेडियस निकाली, ध्यान से समझते चलो, हमने ऑर्बिट की रेडियस निकाली। अब अगर हम ये निकालना चाहते हैं कि इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, कितनी वेलोसिटी से ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, हम लोग ये निकालना चाहते हैं। हरी बात में, तो नाउ हेडिंग लगा लो आप, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्टेशनरी ऑर्बिट। ओके, जिस ऑर्बिट में ये मूव कर रहा होगा उसमें, उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन के मूव करने की वेलोसिटी कितनी है, ठीक है। चलो आ जाओ। ओके, तो हम लोग समझते हैं सर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्टेशनरी ऑर्बिट, है ना। तो उस इलेक्ट्रॉन की कितनी वेलोसिटी होगी, कितनी वेलोसिटी से वो मूव कर रहा होगा। तो हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से। इक्वेशन सेकेंड, हाँ बिल्कुल, आपने ये देखा था एम वी आर इज इक्वल टू क्या था हमारे पास, NH अपॉन 2 पाई, ये था ना। अब यहाँ से क्या करो, आप यहाँ से v निकाल लो, v इज इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास n इंटू एच अपॉन 2 पाई इंटू v इंटू आर। एक मिनट क्या कर दिया मैंने, मेरे को यहाँ से v की वैल्यू निकालनी है तो m और r को उधर भेजना पड़ेगा, दैट मीन्स 2 पाई m r, ये तो होगा। अच्छा, हम क्या करने वाले हैं कि एक मिनट रुक जाओ, देखो अभी आपने r निकाला था, जो r आपने जो बोर रेडियस निकाला था ना उसको आप इक्वेशन थर्ड मान लेना, ध्यान से मेरी बात समझ लो, उसको इक्वेशन थर्ड मान लो, बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, उसको इक्वेशन थर्ड मानो, मोस्ट इंपॉर्टेंट वो आपका फॉर्मूला है। तो आपने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ से आपने जो भी r निकाला था, इस r की वैल्यू हम क्या कर रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से पुट करने वाले हैं। ये बात समझो थोड़ा। तो हमने कहा फ्रॉम इक्वेशन थर्ड पुट वैल्यू ऑफ r, तो देखो कितना हो जाएगा, v इज इक्वल टू n इंटू एच अपॉन 2 पाई m इंटू, अब देखो r की वैल्यू देखो कितनी थी, तो r की वैल्यू थी आपके पास n स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर ई नॉट अपॉन में क्या था, पाई m
जेड इंटू ई स्क्वायर, ये था ना, ठीक है। अच्छा ये कहाँ चला जाएगा, सबसे टॉप पर, या फिर अभी चाहो तो आप यहाँ से जो है इस पाई को इस पाई से कट कर सकते हो, ठीक। तो देखो हम इस पाई को इस पाई से हमने कट कर दिया, तो क्या बचेगा फाइनली मेरे पास, देखो ये आपका जो m है, ये m से m कैंसिल आउट हो गया। सो फाइनली क्या बचा, ये जेड ई स्क्वायर आपका चला गया ऊपर। तो देखो कितना बचेगा, ऐसा करते हैं कि इस n को हम जो है यहीं पर छोड़ देते हैं, 1 मिनट, ठीक है। एक यहाँ n है, एक यहाँ n है, तो ये वाला n ये वाले n से देखो कट गया, कितना बचा आपके पास 1/n, 1/n को बाहर निकाल लो, है ना। सारी की सारी वैल्यू आपको इसमें कांस्टेंट ही दिखेंगी। और ये आपके पास देखो कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा एक h से ये h भी कट गया, तो क्या बचा आपके पास बचा फाइनली जेड ई स्क्वायर, बोलो ये तो बचा, अपॉन अब देखो ये टू तो आपका भी बचा हुआ है, पाई कट गया, m कट गया, तो आपके पास बचा 2 इंटू एच, क्योंकि हमने n को बाहर ले लिया, बात समझ ना, ये एक बार n से ये एक बार n कट गया ना, तो अपॉन में वाला n बचा, मैंने वहीं पर इसको लिख दिया 2 इंटू एच इंटू एप्सिलॉन 0, ठीक। ये तो बचेगा 2 इंटू एच इंटू एप्सिलॉन 0 इंटू 1/, जो है ना कांस्टेंट, z की वैल्यू फिक्स है, e की वैल्यू फिक्स है, h की वैल्यू फिक्स है, एप्सिलॉन 0 की वैल्यू फिक्स है। सो फाइनली आपको यहाँ से देखो क्या मिल जाएगा, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सर 1/n। साफ आप देखो इसका मतलब समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे हम जो है हायर एनर्जी ऑर्बिटल में जाएंगे, दैट मीन्स हमारी जो n की जो वैल्यू है, दैट मीन्स हमारा जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स है अगर वो बढ़ेगा, तो अब ऐसी बात है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अगर हम n को अगर इंक्रीज करते हैं तो सर हमारी जो वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, क्लियर है ना। और जैसे जैसे हम लोअर ऑर्बिट में रहेंगे तो हमारी वेलोसिटी क्या होगी, और ज़्यादा हायर रहेगी। तो अगर हम बात करें, अगर हम इन सारी की सारी वैल्यूज़ को देखो अगर हम रख देते हैं, हमने कहा कि बेसिकली हम हाइड्रोजन केस की बात कर रहे हैं, तो हमने कहा कि फॉर फर्स्ट ऑर्बिटल, और कौन से एटम के लिए हम लोग देख रहे हैं, हाइड्रोजन एटम्स की हम लोग बात कर रहे हैं, एच एटम की बात कर रहे हैं, है ना, एच एटम की बात कर रहे हैं, सॉरी हम लोग एच एटम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन एटम के लिए हमारा जो आपको पता है कि सेम वही चीज़, z इजिकल आप 1 लोगे, n की वैल्यू भी आपको जो है कितनी लेनी है, 1 ही लेनी है। तो जब इतना रखा कि जब फाइनली जब सॉल्व करोगे तो आपको जो v है वो देखो कितना मिल जाएगा, 2.19 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। इसको देख करके कुछ जो है आपको समझ में आ रहा हो सर, इतनी इससे कुछ वेलोसिटी सर जो है हमारी लाइट की मतलब स्पीड की होती है ना, लाइट की स्पीड समथिंग कुछ 10⁸ अगर आप और ले लेते हो, 10⁸ ले, तो वही आपकी होती ना, हाँ बिल्कुल। तो अब क्या किया गया ना, हाँ जैसे जिस तरीके से आपके मन में एक क्यूरियोसिटी अगर आई कि हम इसको थोड़ा सा लाइट से क्या करते हैं, कंपेरिजन करते हैं, तो सच में चलो करके देख लेते हैं। तो ये देखा गया, अच्छा ये v1 का मतलब क्या है, फर्स्ट हमारी ऑर्बिटल की, हमारी फर्स्ट ऑर्बिटल में जो भी हमारी इलेक्ट्रॉन की स्पीड होगी वो हमारा ये v1 है। तो ये देखा गया कि अगर हम v1 अपॉन अगर हम c लेते हैं, क्या लेते हैं सर, v1 अपॉन c लेते हैं, तो कितना रखेंगे, लगभग 2.19 इंटू 10⁻6 अपॉन c की वैल्यू आपको पता है 3 इंटू 10⁸8। तो फाइनली देखो कितना आ जाएगा 1/137, और ये 1/137 इसको हम लोग कहते हैं फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट, फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट, ठीक है। क्या कहते हैं सर हम लोग, इस हम लोग कहते हैं फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से, याद रहेगा, अल्फा इज इक्वल टू 1/37। ध्यान रखना है, ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछ सकता है, फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट क्या है, तो v1/c, और इसकी वैल्यू कितनी आती है 1/137, ये आपका क्या है, फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ तक देखो, यहाँ तक हमने क्या किया सर, ध्यान से देखो समझना, हमने रेडियस निकाला, रेडियस निकालने के बाद कि पर्टिकुलर उस रेडियस में कितनी एनर्जी है ना, मतलब सॉरी एनर्जी नहीं, अभी एनर्जी नहीं है, उस रेडियस में इलेक्ट्रॉन जो हमारा वो कितनी स्पीड से मूव कर रहा है, हमने वो निकाल लिया। नाउ बात करते हैं एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की, पर्टिकुलर जिस ऑर्बिट में वो मूव कर रहा होगा ना, अब यहाँ से देखो मजा आने वाला है, जिस ऑर्बिट में वो मूव कर रहा होगा तो उस ऑर्बिट की एनर्जी कितनी है, अब हम ये निकालने वाले हैं। तो हेडिंग लगा लो, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्टेशनरी ऑर्बिट, ओके लगा लिया। चलो देखो, ओके सर देखो बात करते हैं एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्टेशनरी ऑर्बिट की, क्या है ये चीज़, कितनी एनर्जी होगी। तो देखो मैंने आपसे पहले भी ये चीज़ डिस्कस किया था कि कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन अगर किसी भी ऑर्बिट के अगर चारों तरफ अगर चक्कर लगा रहा है ना, तो उसकी जो टोटल एनर्जी होगी वो दो चीज़ों की इक्वल होगी, एक आपकी काइनेटिक एनर्जी की इक्वल होगी, याद आया, और एक आपकी पोटेंशियल एनर्जी की इक्वल होगी। तो अगर हम काइनेटिक एनर्जी अगर निकालते हैं तो हम देखो काइनेटिक एनर्जी क्या कहते हैं,
ये लिख लेना आप, ठीक है, कि मतलब एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट डिपेंड्स ऑन टू एनर्जी, दैट इज या फिर कह सकते हो सम ऑफ टू एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर आप काइनेटिक एनर्जी की बात करो तो काइनेटिक एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन की कितनी होगी, तो हाफ एम वी स्क्वायर। मान लो अगर उसकी वेलोसिटी अगर वी है, आपने वेलोसिटी भी निकाल ली है, एम वी निकाल लिया ना। अच्छा, और ये देखो अगर हम जो है हमें ये पता है इक्वेशन फर्स्ट से, बात को ध्यान से थोड़ा सा समझना, फ्रॉम फर्स्ट याद आया क्या? हाँ, एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर, ये है ना फ्रॉम फर्स्ट है। क्या कर दो कि ये जो भी एम वी स्क्वायर की वैल्यू है ना सर, इसको इसमें पुट कर दो, तो देखो कितना आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू देखो आ जाएगा आपके पास, ये जब 1/2 इंटू 4 करो कितना आ जाएगा, 1/8 आ जाएगा। दैट मीन्स जेड ई स्क्वायर अपॉन 8 इंटू पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर। बताओ, ये आपने काइनेटिक एनर्जी निकाली। सिमिलरली आप क्या कर लो, आप जो है पोटेंशियल एनर्जी निकालो। तो पोटेंशियल एनर्जी का देखो डायरेक्टली आपको फॉर्मूला पता है। फिजिक्स में आप देखोगे चैप्टर नंबर सेकेंड या थर्ड में आप देखोगे, सेकेंड में मोस्टली, तो आपको यू का जो है डायरेक्टली एक फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था, या फिर इसके पहले भी वाले वीडियो में मैंने जो है यू का मैंने डायरेक्टली फॉर्मूला लिखा था। अगर आप बच्चों को याद होगा तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो उस जो है उस चैप्टर को उठा करके देखो कि वहाँ पर यू इज इक्वल टू हमारा क्या था। तो यू इज इक्वल टू देखो हम बात करें पोटेंशियल एनर्जी की, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी दैट मीन्स हमारी जो भी यू है वो हमारी देखो कितनी थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और 1/4 इंटू ये जो हमारा न्यूक्लियस का चार्ज देखो कितना है, प्लस का जेड ई होगा। न्यूक्लियस का चार्ज कितना होगा, प्लस का जेड ई, इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा, माइनस का ई। इस केस में हम माइनस का ई रखेंगे और इंटू आर। ये ध्यान रखना, ये डायरेक्टली हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, ये मत पूछना सर ये कहाँ से आ गया। ये फॉर्मूला है आपका पोटेंशियल एनर्जी का, है ना, इसको हम लोग यू से प्रेजेंट करते थे चैप्टर फर्स्ट या सेकेंड में हम लोगों ने ये पढ़ा था, ठीक है। अगर आपको याद होगा आ रहा होगा तो आप देखो उस चीज़ को थोड़ा सा क्लियर करो, कि मैंने आपको पिछले वाले वीडियोज में भी बताया है। तो यहाँ से देखो अगर आप निकाल लोगे, है ना, तो कितना आ जाएगा, देखो माइनस आपका ये बाहर आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, ये आ गया आपका पोटेंशियल एनर्जी। अब हमें पता है कि भाई टोटल एनर्जी होती कितनी है, तो सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो आपकी जो टोटल एनर्जी होगी, है ना, टोटल एनर्जी सर आपकी नहीं, टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो फाइनली हम वैल्यूज को पुट कर देते हैं। देखो जेड ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर, और ये हो जाएगा माइनस, क्योंकि प्लस करना है तो माइनस आ जाएगा, माइनस का जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर। क्या लग रहा है, अपॉन में किसकी कमी है, बताओ बताओ बताओ। अपॉन में कमी है 2 की, है ना, तो क्या कर दिया जाए, 2/2 का मल्टीप्लाई कर दिया। देखो 8 4 पाई एप्सिलॉन 0 हो जाएगा, 8 4 पाई। तो भाई जब तक डेनोमीटर, हाँ सर क्या बताएं सर, ये बच्चों वाली बात है, ठीक। तो अपॉन में क्या हो गया सर, 8 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर हो गया, और ऊपर हो गया जेड ई स्क्वायर माइनस 2 जेड ई स्क्वायर। सो फाइनली आपको जो यहाँ से एनर्जी जो मिली वो देखो कितनी हो गई, एनर्जी आपको जो मिली, टोटल एनर्जी आपको जो मिली वो देखो कितनी हो गई, माइनस का जेड ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर। माइनस में आया है, ठीक है ठीक है ठीक है। अभी इसको हम लोग सॉल्व भी करेंगे, ठीक है, वैल्यू सारी की सारी वैल्यू पुट करके इसको हम लोग सॉल्व भी करेंगे। तो ये आपने ये जो है एनर्जी की आपने वैल्यू, मतलब एनर्जी का आपने एक्सप्रेशन देखो निकाल लिया। अब आपने जो है आपने आर की वैल्यू देखो आपने निकाल रखी है कि पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन का जो, मतलब इलेक्ट्रॉन जो आपका जो रिवॉल्व कर रहा है जिस ऑर्बिट में, उसकी रेडियस कितनी आपने ये निकाल रखी है। और हम बात करें इक्वेशन थर्ड की, आर याद आया इक्वेशन थर्ड, तो हम यहाँ से यूज़ करने वाले हैं फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। तो देखो अगर हम थर्ड का अगर हम यूज़ करते हैं तो देखो हमारे पास क्या मिल जाएगा, ओके। तो E इज इक्वल टू माइनस का Z इंटू ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू, बात करते हैं आर की वैल्यू देखो कितनी थी, आर की वैल्यू मैंने निकाली थी n स्क्वायर इंटू H स्क्वायर एप्सिलॉन 0 और अपॉन क्या था, पाई m जेड ई स्क्वायर, है ना, जेड ई स्क्वायर, ठीक है, पाई m जेड ई स्क्वायर। और ऐसा करते हैं कि हम इस पूरी की पूरी वैल्यूज को ले जाते हैं ऊपर, तो देखो कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा
देखो इस पाई से इस पाई को कट कर दो, ठीक है, पाई को ले जाने का कोई ऊपर कोई मतलब नहीं है। तो पहले जो बचा उसको लिख लेते हैं, माइनस का जेड ई स्क्वायर और इनटू ये चलाएगा देखो ऊपर एम जेड इंटू ई स्क्वायर और अपॉन में ये आपके पास मिल जाएगा 8 इंटू एप्सिलॉन 0 इंटू एन स्क्वायर, ठीक है, इंटू में सारी चीज़ें नहीं लिखते हैं, एन स्क्वायर इंटू और अच्छा ये देखो ये एप्सिलॉन 0 मिलकर के आपके पास क्या बन जाएगा, एप्सिलॉन स्क्वायर बन जाएगा, एप्सिलॉन स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर। बोलो ये तो होगा। तो फाइनली आप यहाँ से ई इज इक्वल टू आप बता सकते हो, ई इज इक्वल टू जो आपके पास मिलेगा वो मिलेगा आपके पास देखो माइनस का एम जेड ई स्क्वायर और इंटू नहीं ई स्क्वायर नहीं ई की पावर 4 हो जाएगा, ई की पावर 4 एम जेड ई की पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर, ठीक, और इंटू 1 अपॉन एन को भी हम बाहर ले रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं बात अभी समझना। इसको हम मान लेते हैं सर इक्वेशन नंबर 4, और ये जो आपका इक्वेशन नंबर जो 4 है वो आपको एग्जैक्टली क्या देगा, मतलब अमाउंट ऑफ एनर्जी देगा पर्टिकुलर जिस भी ऑर्बिट में वो मूव कर रहा है ना, तो उस ऑर्बिट की आपको क्या मिलेगी, एनर्जी आपको मिल जाएगी। क्लियर है। अब देखो मान लेते हैं कि हमारी कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो हायर ऑर्बिट से मान लो लोअर ऑर्बिट में अगर जंप कर रही है, ठीक है, हमने कहा सर लेट इलेक्ट्रॉन जंप, मतलब बंदर है क्या सर, हाँ बिल्कुल, इलेक्ट्रॉन जो है जस्ट लाइक बंदर की तरह, मंकी की तरह, इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर ऑर्बिट, जो हम कह सकते हैं N2 कह सकते हैं ना, N2 हायर जंप फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट, और हमारी ये लोअर ऑर्बिट क्या है N1। ओके, तो अगर ये जंप करती है तो देखो N1 के लिए हमारी मतलब N1 के लिए हमारी एनर्जी क्या होगी, अलग होगी, N2 के लिए अलग होगी। ओके, तो अगर हम यहाँ से इनके अगर हम एनर्जी का अगर डिफरेंस देखें तो क्या मिलेगा हमें मिलेगा E2 माइनस E1। देखो भाई E1 क्या होगा, कम होगा ना, E2 क्या होगा, ज़्यादा होगा ना, मतलब अगर वो मान लो सेकेंड ऑर्बिट में है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी, फर्स्ट ऑर्बिट में आ गया तो उसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो अगर उनकी एनर्जी का अगर डिफरेंस निकाले दैट मीन्स E2 माइनस E1। याद आ रहा है ना ये चीज़ें, हाँ आपने इसका थोड़ी बहुत अगर पढ़ी होगी क्योंकि हम लोग बहुत पीछे हैं, मतलब पीछे नहीं है, लेट है, ठीक है, बट हो गया ये, ठीक। तो E2 माइनस अगर E1 अगर हम लोग कवर कर रहे हैं, सॉरी E2 माइनस E1 का अगर हम लोग डिफरेंस ले रहे हैं तो देखो क्या मिलेगा। तो पहले हम रख लेते हैं E2। ओके, तो हमें मिल जाएगा सर माइनस का एम जेड ई के पावर 4 सॉरी एम जेड स्क्वायर और ई के पावर जेड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, एम जेड स्क्वायर ई की पावर 4 और अपॉन 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर इंटू 1 अपॉन N2 स्क्वायर। ध्यान समझो 1 अपॉन N2 स्क्वायर माइनस, अब देखो जब माइनस आप जब लगाओगे तो जैसे ही आपने माइनस लगाया तो ऑलरेडी E1 माइनस में होगा और यहाँ पर आप एक माइनस ही लगा रहे हो तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। आगे बात समझ में क्या हो जाएगा, एम जेड स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर और इंटू 1 अपॉन N1 स्क्वायर। क्लियर है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं 1 अपॉन N1 स्क्वायर को आप ले लो, सॉरी नहीं, इस पूरी की वैल्यू को क्या कर लो आप देखो कॉमन ले लो। तो पहले हम यहाँ से ये वाला, पहले हम इसको फर्स्ट रखते हैं, इसको सेकेंड रखते हैं, ये बात समझ रहे हो। इसको हमने इधर रख दिया, इसको हमने इधर रख दिया क्योंकि ये प्लस में है, प्लस वाले को हम ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। नहीं हाँ, लोग जो है पॉजिटिव चीज़ों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं ना, निगेटिव वाले चीज़ों को बहुत ज़्यादा हम ठीक। तो देखो कितना हो जाएगा, एम जेड स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन स्क्वायर इंटू, और पढ़ा दो, तुम ही पढ़ा दो, ठीक, एच स्क्वायर, और यहाँ से हमने ये कॉमन ले लिया, देखो क्या बचेगा 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर होगा। क्या निकल गया ये हमारा, ये E2 माइनस E1 यानी कि एनर्जी डिफरेंस हमने निकाल लिया, ठीक, E2 माइनस E1 निकाल लिया। अच्छा, अब हम इसमें यूज करने वाले फिर से बोर पोस्टुलेट, याद आया, बोर का थर्ड पोस्टुलेट यूज करने वाले हैं, दैट मीन्स न्यू इज इक्वल टू E2 माइनस E1 अपॉन एच। तो यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, E2 माइनस E1 अपॉन एच की हम यहाँ से वैल्यू जो है वो पुट करने वाले हैं। मिटा दी जाए, इतनी बातें जल्दी से नोट डाउन कर लो, मिटाते हैं, जगह की कमी है। चलो इतनी बातें समझ आई ना। ये यहाँ से हम यहाँ से बोर का थर्ड पोस्टुलेट यूज करने वाले हैं। देखो थर्ड पोस्टुलेट में हमने देखो क्या डिराइव किया है, देख रहे हो ना आप, जो है आप डाउनलोड कर चुके हो ना PDF, हाँ ठीक सर कर चुके हैं, अच्छी बात है, नहीं भी किया होगा तो मैंने आपको कराया है, ठीक है। चलो मिटा दिया जाए इतना, है ना।
ओके, तो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, है ना, बाय यूजिंग बोर्स थर्ड पोस्टुलेट। और वो क्या था आपको पता है, न्यू इज इक्वल टू E2 माइनस E1 अपॉन H। ठीक है, सो मैं यहाँ पर देखो, हमने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले E2 माइनस E1 की हमने वैल्यू निकाली थी। सो फाइनली न्यू इज इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा आपके पास, ये आपके पास हो जाएगा mz स्क्वायर e के पावर 4 अपॉन 8 और क्या था 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर और इंटू देखो h स्क्वायर था, ऑलरेडी h स्क्वायर था, एक और h आ गया तो h क्यूब हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, है ना। अच्छा, अब फिर देखो हम एक रिलेशन जानते हैं, लैम्डा न्यू और सी में एक रिलेशन पता है, तो उस रिलेशन के बेसिस पर हम ये बोल सकते हैं कि 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू न्यू अपॉन सी। आपको अगर लैम्डा न्यू और सी में अगर रिलेशन पता है तो ये बात लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना। कोई आपको एक रिलेशन याद होगा ना, जैसे आपको ये पता होगा ना, सी इज इक्वल टू हम लोग लेते हैं ये सी इज इक्वल टू, देखो हम लोग क्या लेते हैं, न्यू अपॉन लैम्डा, ये लेते हैं ना। ठीक है, तो उसके बेसिस हमने ये बना दिया, इज इक्वल टू देखो ये होता है। अब आपने न्यू की वैल्यू निकाली तो इस न्यू की आप वैल्यू को यहाँ पर पुट करो तो देखो कितना आएगा आपको, ये मिलेगा m z स्क्वायर e के पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर इंटू h क्यूब और इंटू देखो एक c भी आ गया। ठीक है, अच्छा एक मिनट, यहाँ पे ये चीज़ हमने छोड़ दिया ना, 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर भी वही चीज़ होगा, 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। ठीक, अच्छा देखो अब यहाँ से ये जो 1 अपॉन जो लैम्डा, देखो बेसिक से कुछ टर्म्स आ रहे हैं ना, ये जो 1 अपॉन लैम्डा इसको हम लोग कहते हैं वेव नंबर। कई बार डायरेक्टली यहाँ से फॉर्मूला पूछा है, वेव नंबर वेव नंबर वेव नंबर। ठीक है, ये क्या मिला आपको, ये आपको मिल गया वेव नंबर, जिसको हम लोग कहते हैं या फिर हम कह सकते हैं नंबर ऑफ वेव पर यूनिट, नंबर ऑफ वेव पर यूनिट, जिसमें भी हो। ठीक, तो अब देखो ये सारी की सारी वैल्यू देखो क्या फिक्स है, m की वैल्यू फिक्स है, z फिक्स है भाई, अगर आप जो है हाइड्रोजन के ले रहे हो तो E फिक्स है, 8 तो 8 ही है, एप्सिलॉन 0 फिक्स है, H फिक्स है, C फिक्स है। आ रही बात समझ में, है ना। ये Z डिपेंड करता है कि आपने Z जो है वो मतलब किसके लिए लिया है, हाइड्रोजन के लिए लिया है, हीलियम के लिए लिया है, लिथियम के लिए लिया है, किसके लिए है ना, समझ रहे हो। तो हमने कहा कि सिंस हमारी ये जो वैल्यू है ना m और e के पावर 4, z तो नहीं कह सकते ना, z पर्टिकुलर किसी अलग अलग एटम के लिए चेंज होगा, लेकिन हर एक चीज़ के लिए m क्या होगा देखो सेफ होगा, e क्या होगा सेफ होगा, 8 तो 8 ही होगा, इसकी क्या ही बात है, एप्सिलॉन 0 तो सेफ ही होगा, h क्यूब ये भी हमारा क्या होगा सेफ होगा, और c भी हमारा क्या होगा सेफ होगा। तो इन सारी की सारी वैल्यू को हम लोग कहते हैं क्या, ये हमारा एक कांस्टेंट है, ये हमारा क्या है, ये सारा देखो क्या है कांस्टेंट ही तो है। और इस हम लोग कांस्टेंट को हम लोग कहते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट, RYD रिड BERG, ओके, रिडबर्ग कांस्टेंट क्या कहते हैं सर, इसे हम लोग रिडबर्ग कांस्टेंट कहते हैं, कांस्टेंट। ठीक, रिडबर्ग कांस्टेंट, ये बात समझ में आ रही है। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं R से, रिडबर्ग कांस्टेंट को हम लोग किसे रिप्रेजेंट करेंगे सर, R से रिप्रेजेंट करने वाले हैं, है ना। सो फाइनली देखो कितना मिल गया आपको, ये मिल गया 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू Z स्क्वायर, तो एज इट इज रहेगा, Z स्क्वायर हमने छोड़ दिया था ना, Z स्क्वायर इंटू R, Z स्क्वायर इंटू R और 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर, ये फाइनली आपको मिला क्या, इक्वेशन नंबर 5। ठीक, ठीक है, और ये जो फॉर्मूला है ये आपके बहुत ही छोटे एटम्स के लिए एप्लीकेबल होता है, जैसे हाइड्रोजन हो गया, है ना, लिथियम प्लस प्लस हो गया, तो इन सब एटम्स के लिए क्या है ये एप्लीकेबल है, बहुत बड़े एटम्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो मान लो अगर हमने कहा कि अगर हम बात करते हैं फॉर हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं, तो उसके लिए हम लोग देखो Z इक्वल टू कितना रखेंगे, फिक्स है, सो 1 अपॉन लैम्डा, यानी कि हमारा जो वेव नंबर मिलेगा देखो कितना मिलेगा, Z तो हमने वैल्यू रख दी है 1, तो क्या मिला फाइनली R इंटू 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर, ये जो है फाइनली आपको मिल जाएगा किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए। ठीक, ठीक है, यहाँ से अब आपको जो है न्यूमेरिकल्स पर्पज के लिए जो है आपको जो है इस R की वैल्यू जो आपको याद रखनी पड़ेगी। तो R इज इक्वल टू देखो होता क्या, R की वैल्यू आप निकाल सकते हो या आपको याद ही रख लेना, निकालना तो नहीं है। जैसे आपने कहा कि R इज इक्वल टू है क्या, m की पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन 0 मतलब का स्क्वायर इंटू h क्यूब इंटू c, ये है ना। तो अब जब यहाँ से जब वैल्यू देखो रखोगे, m की सारी जब वैल्यू रखोगे, ये सारी की सारी जब वैल्यू आप रख दोगे तो आपको जो फॉर्मूला मतलब आपको जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 1.09
1.090, ठीक है, इंटू 10⁻7 पर मीटर। ये आपको रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू याद रखनी है। क्लियर है इतनी बात? देखो हम लोग यूज़ करते हैं, ये चीज़ आपको समझ आई, ठीक है ना। हम लोग यूज़ करते हैं इक्वेशन 4 का। यहाँ से हम देखो एक इंपॉर्टेंट चीज़ निकालने वाले हैं, चीज़ निकालने वाले हैं ना। देखो फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ का हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो इक्वेशन फोर्थ में देखो हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं। हमने कहा सर आर की वैल्यू देखो हमें ये पता है, और इक्वेशन 4 से देखो हमें ये चीज़ पता था। जैसे हमने कहा इक्वेशन 4 देखो हमें क्या मिला था, E इज इक्वल टू माइनस का mz² e⁴/8 एप्सिलॉन 0 का स्क्वायर इंटू h², है ना। h इंटू 1 क्या था 1/n² था, ये था, ठीक है। ये आपके पास था इक्वेशन नंबर 4, एक मिनट यहाँ पर h² था, है ना। तो अब देखो बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना। तो अगर हम E इज इक्वल टू, देखो अगर हम ये करते हैं, पता है क्या, ऐसे देखो यहाँ m है, ठीक है, तो माइनस, हम इक्वेशन 4 का यूज करें, -z² को देखो हमने बाहर कर लिया, और m को हमने रख दिया, e⁴ को हमने रख दिया, अपॉन 8 एप्सिलॉन 0 की स्क्वायर को हमने छोड़ दिया। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर स्क्वायर था, यहाँ पर h² है, ठीक है। तो h² है, तो हमने क्या किया, हमने h³ बना दिया, और h³ बनाने के साथ साथ हमने देखो एक h का हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा ऊपर नीचे, तभी तो यहाँ पर बात समझ रहे हो ना। यहाँ पर h² था, तो हमने यहाँ से क्या किया, हम अभी इसी का यूज़ कर रहे हैं, इसका यूज़ करें, इसका नहीं, इसका यूज़ कर रहे हैं। h² था, तो h² हमने क्या किया, h³ किया, तो ऊपर h का भी मल्टीप्लाई कर दिया। और देखो यहाँ पर c है, तो यहाँ पर c नहीं है, तो हमने एक c का मल्टीप्लाई कर दिया, और ऊपर भी क्या कर दिया, एक c का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक बताओ, इस सारी की सारी वैल्यू को हम लोग क्या रख सकते हैं, r रख सकते हैं। सो फाइनली आपको देखो e यहाँ से क्या मिलेगा, आप ये कहोगे माइनस का z² RHC बोलो, और इंटू 1/, अब क्या था ये n², है ना, तो इंटू 1/n², ये तो था ही था, इंटू क्या हो जाएगा आपके पास 1/n²। सो फाइनली आप ये कह सकते हो कि E इज इक्वल टू जो आपको मिला है, वो मिला है माइनस का RHC अपॉन n², है ना, फॉर Z इज इक्वल टू 1। हाइड्रोजन एटम की अगर हम बात करें, तो इज इक्वल आपको देखो कितना मिला, ये मिला। और ये सारी की सारी वैल्यू आपको देखो पता है क्या है, फिक्स है। बात समझना, यहाँ से इतनी चीज़ जल्दी से नोट डाउन करो, मिटाते हैं इनको। तो RHC अपॉन n², ये ध्यान रखना, RHC अपॉन n², है ना, दैट मीन्स ये E, है ना। तो मान लो अगर हम बात करते हैं, अगर अब मतलब ये हमारे पर्टिकुलर किसी भी ऑर्बिटल के लिए हमने ये निकाला है, अगर हम n इज इक्वल टू अगर हम 1 रखते हैं, 2 रखते हैं, 3 रखते हैं, तो देखो क्या मिलेगा। इतनी चीज़ें मिटाते हैं पहले, ठीक है। ओके, तो देखो मैंने कहा मेरे पास यहाँ पर था, बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं है, मैंने कहा कि मेरे पास था EN इज इक्वल टू माइनस का RHC अपॉन n²। और अगर हम देखो, अगर हम यहाँ से देखो, अगर हम यहाँ से अगर n इज इक्वल टू अगर हम 1 2 3 एंड सो ऑन अगर इस तरीके से अगर रखते हैं, तो देखो हमें क्या मिलेगा, वैल्यू रखो आप। तो आपने कहा सर E1 देखो आपको कितना मिला, तो R की वैल्यू देखो आपको पता है। इसको एक मिनट जाओ, इसको हम लोग थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं ना। जब सारी की सारी जब वैल्यू रख करके आप जब इसको सॉल्व करोगे, तो आपको मिलेगा देखो कितना, माइनस का 13.6 अपॉन a²। ये याद आया, ये कुछ आपको जाना पहचाना सा नाम, मतलब नंबर कुछ लग रहा होगा, है ना। तो ये आपकी जो है ना, ये आपकी एनर्जी है कि पर्टिकुलर कोई भी अगर आपका जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन है, जिस ऑर्बिटल में मूव कर रहा होगा, है ना, तो एक्साइट होने के लिए, अभी हम लोग ये अगले वाले टॉपिक में देखेंगे, तो एक्साइट होने के लिए उसको जो है इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो अगर हम बात करते हैं E1 की, तो देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 13.6 अपॉन 1, दैट मीन्स 13 माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि आपके फर्स्ट ऑर्बिटल के लिए जो है उसको इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी अपने उस ऑर्बिटल को छोड़ने के लिए। देखो E2 की अगर हम बात करते हैं, तो E2 देखो कितना हो जाएगा, माइनस का 13.6 अपॉन n, दैट मीन्स 2 का स्क्वायर दैट मीन्स 4। तो आप इसको जब सॉल्व करोगे, तो आपको ये मिलेगा माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन। देखो ऑब्वियस सी बात है, अब हम जैसे जैसे देखो हम हायर एनर्जी में जा रहे हैं, तो देखो हमारी एनर्जी क्या होती है, हाई होती जा रही है ना। इसको हाई नहीं
समझ लेना ये लो है ना, ये इसके कंपेरिजन में। मान लो अगर आप एक बार और देख लो, आपने अगर मान लो E3 अगर आपने रख दिया, देखो कितना हो जाएगा तो माइनस का 13.6 अपॉन 3 का स्क्वायर, तो 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, आप इसको अगर सॉल्व करो तो ये आ जाएगा माइनस का 1.5 इलेक्ट्रॉन। मतलब आप समझ रहे हो कि जैसे जैसे हम ऊपर चल रहे हैं, मतलब हायर एनर्जी में हम जा रहे हैं, वैसे वैसे देखो हमारी ऑब्वियसली बात है एनर्जी हमारी क्या हो रही है, बढ़ रही है। मतलब हम इसके हेल्प से क्या निकाल सकते हैं, पर्टिकुलर देखो हम ये हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं, ध्यान समझना, ये हम किसके लिए बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं। तो हम उस हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन की मतलब हायर स्टेट में जाने की हम जो है ना उसकी ये कह सकते हो कि अब हम जो है ना उसकी एक्साइटेशन एनर्जी को फाइंड आउट कर रहे हैं, एक्साइटेशन एनर्जी। तो अब ये वाला जो हमारा जो टॉपिक है ना, एक्साइटेशन एनर्जी और आयनाइजेशन पोटेंशियल या एक्साइटेशन पोटेंशियल, तो ये चीज़ें हम लोग कवर करने वाले हैं नेक्स्ट वाले टॉपिक में। तो हम लोग जो है ना अब अगले वाले चैप्टर में क्या करेंगे, मतलब सॉरी अगले वाले चैप्टर की बात नहीं कर रहे हैं, अगले वाले टॉपिक में हम क्या करेंगे, हम लोग इन चीज़ों का डायरेक्टली यूज़ करेंगे। तो आप यहाँ से ये मत कहना सर ये चीज़ कहाँ से आई, ठीक है, बात आ रही है, बात समझ में आपको ये चीज़ कहाँ से आई है। तो हम लोग डायरेक्टली इसका यूज़ करने वाले हैं और वहाँ से हम लोग जो देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका जो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में हम लोग जो है डिस्कशन करेंगे। और उसके बाद एक्साइटेशन एंड ये आपका जो आयनाइजेशन एनर्जी है हम उसके बारे में बात करेंगे। इमिशन क्या होता है हम उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना, जिसमें हम कहेंगे, जिसमें पढ़ेंगे मतलब इमिशन के बारे में स्पेशली हम लोग इमिशन और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ तक ये चीज़ें हैं, ये चीज़ आपको क्लियर हुई, आप यहाँ तक मेरे को कमेंट करके बताओगे, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहो और आप लोग अपना ख्याल रखो।